नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर चुरू राजस्थान, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो BA पार्ट 3 के पेपर 2 से संबंधित है और आज नगर निगम का संगठन क्या है उसके बारे में मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो संगठन का चार्ट मैंने आपको दिखा रही हूँ मैं YouTube पे, तो ये राजस्थान में जो नगर निगम है उसके संगठन के बारे में बताया गया है। और जो नगर निगम है उसकी स्थापना के लिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण तथ्य है। नगर निगम तो महानगरों में स्थापित किए जाते हैं और इन महानगरों में जैसे कई बार देखते हैं नगर निगम भी स्थापित किए जाते हैं, नगर परिषद भी स्थापित किए जाते हैं। तो नगर निगम और नगर परिषद में जो अंतर है उसको मैं अपने अगले YouTube चैनल के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगी। तो नगर निगम जो स्थापित करने के लिए अगर देखा जाए तो कोई स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं मिल पाता है, फिर भी ये सामान्य कुछ हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है। एक तो पहला, जैसे घना बसा हुआ क्षेत्र हो, विद्यमान इकाई जो नगर पालिका नगर परिषद पर्याप्त विकसित हो तथा उसमें विकास की संभावनाएं भी हों। और दूसरा ये देखा जाता है कि नगर पालिका की जो वर्तमान वित्तीय स्थितियां हैं वो काफ़ी सुदृढ़ हों और आगे भी उसकी संभावनाएं भी हों। और अगला जो देखा जाता है कि बढ़े हुए जो कर हैं उसको वहन करने की वहाँ की जनता की क्षमता हो, इच्छा हो। और अगला एक महत्वपूर्ण कि निगम के पक्ष में प्रबल लोकमत हो। नगर निगम के निर्माण के लिए अगर हम देखें तो ये मानक कोई सुनिश्चित और अपरिवर्तनशील सिद्धांत नहीं है। वस्तुतः ये वे मापदंड हैं जिन्हें राज्य सरकारें प्राय नगर निगम स्थापित करते समय ध्यान में रखती हैं। राज्य सरकारें ही इस बात का अंतिम निर्णय करती हैं कि किस नगर में निगम बनाया जाए। सामान्यतः जो नगर महानगर बनने की ओर अग्रसर हो, जहाँ पर नगर पालिका की वित्तीय स्थिति काफ़ी सुदृढ़ हो, लोकमत निरंतर निगम की मांग कर रहा हो, उस नगर में राज्य सरकारें नगर निगम बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक और विशेष महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि राज्य सरकार के द्वारा नगर निगम बनाने के लिए एक पृथक अधिनियम निर्मित करना होता है। लेकिन अब वर्तमान में कई इसमें भी ढिलमिल नीतियाँ सामने आती हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में भी नगर पालिका के संबंध में अलग से हर नगर निगम के लिए अधिनियम नहीं बनाया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश महानगर पालिका अधिनियम 1959 के अंतर्गत, और जैसे पंजाब में पंजाब नगर पालिका निगम अधिनियम 1976 के अंतर्गत निगमों का गठन किया गया है। और इस तरह से हम ये देखते हैं, जबकि पहले दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 बना हुआ है, पृथक से अधिनियम बनाया है। और बम्बई नगर निगम अधिनियम 1888 में ही बन गया था, जिसे कि वर्तमान में भी उसी के अनुसार उसका गठन किया जाता रहा है। और मध्य प्रदेश में भी जो नगर पालिका निगम कानून है उसी के अंतर्गत ही इसको संचालित किया जा रहा है। तो देखने में आता है कि कई तो पहले तो जैसे चेन्नई का है, मुंबई महाराष्ट्र नगर निगम है, इन सब के लिए तो पृथक अधिनियम पारित किया गया है। लेकिन वर्तमान समय में इनको गठित करने के लिए महानगर पालिका अधिनियम या नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ही नगर निगमों की स्थापना की जाती है। जैसा कि राजस्थान में भी देखने में आता है कि यहाँ पर नगर निगमों की जो स्थापना की गई है वो नगर पालिका अधिनियम 1959 के द्वारा ही स्थापित की गई है।
तो चलिए अब संगठन को एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे नगर निगम का जो संगठन है उसमें मुख्य रूप से देखें तो इसको संगठन को 4 भागों में विभाजित करके इसको अच्छी तरह समझा जा सकता है। जैसे नगर निगम में सबसे पहले जो घटक है वो है परिषद, दूसरा मेयर और उपमेयर, तीसरा नगर आयुक्त और चौथा समितियां होती हैं। अब एक एक बिंदु को मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करूंगी, जिसमें पहला आता है परिषद। तो नगर निगम में एक निर्वाचित परिषद का प्रावधान है। यह निर्वाचित परिषद नगर निगम का वैधानिक निकाय के रूप में कार्य करती है। नगर की जनता के द्वारा इसमें प्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं, जैसा कि आजकल अभी चुनाव चल रहा है उसमें प्रतिनिधि चुने गए हैं। यह एक प्रकार की स्थानीय विधायिका होती है जिस पर यह जिम्मेदारी होती है कि स्थानीय जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप नगरीय कानूनों और नियमों का निर्माण करे। संपूर्ण जो निगम क्षेत्र है उसको वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है और प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि उस क्षेत्र के वयस्क नागरिकों के द्वारा चुना जाता है। जैसे अभी आपने देखा कि राजस्थान में जयपुर में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें उस क्षेत्र को, निगम क्षेत्र को 2 भागों में बांट दिया गया, एक हेरिटेज और एक ग्रेटर जयपुर और एक हेरिटेज जयपुर। शहर का जो आंतरिक इलाका है उसे हेरिटेज के नाम से संबोधित किया गया है और जो बाह्य इलाका है उसे ग्रेटर के नाम से संबोधित किया गया है। और इसमें जब वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है क्षेत्र को, और प्रत्येक क्षेत्र में से वार्ड में से चुने प्रतिनिधि आते हैं जिनको कि पार्षद कहा जाता है। और इस परिषद का जो कार्यकाल है वो अधिनियम द्वारा नगर निगम के कार्यकाल जितना होता है। परिषद के निर्वाचित सदस्यों के अलावा और भी सदस्य होते हैं जिन्हें एल्डरमैन अर्थात नगर वृद्ध कहा जाता है। इसमें वयोवृद्ध अनुभवी जो लोग होते हैं और जो नगरीय शासन की छवि में उत्कृष्ट जो लोग होते हैं, विशेष प्रतिनिधि होते हैं, उनको सम्मिलित किया जाता है। इसमें जैसे महिला वर्ग को अगर उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो प्रतिष्ठित लोगों में से इसमें शामिल कर लिया जाता है। प्रायः ये देखने में आता है कि इस तरह के नगर निगमों में इस तरह 2 प्रकार के सदस्य, एक तो वो जो जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं और दूसरे वे होते हैं जो नगर में एक ख्याति प्राप्त लोग होते हैं या वयोवृद्ध अनुभवी लोग होते हैं जिनके अनुभव का लाभ उठाने के लिए इसमें इस तरह के कार्य किए जाते हैं। और देखने में ये आता है कि नगर निगम के बारे जो परिषद के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये भी देखा जाता है कि इसका आकार सभी नगर निगमों में भिन्न भिन्न होता है, ये जनसंख्या पर निर्भर करता है। परिषद के जो गठन किया जाता है इसके संबंध में जो 74वां संविधान संशोधन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, नगरीय निकायों से संबंधित जो भी संशोधन है वो 74वें संविधान संशोधन के नाम से संबोधित किया जाता है। और जो ग्रामीण पंचायत राज संस्थाएं हैं उसमें उसके लिए जो अधिनियम बनाया गया है वो 73वें संविधान संशोधन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो चूंकि अभी हम नगर निगम की बात कर रहे हैं जो कि एक नगरीय निकाय है, तो उसमें 74वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है। और इसमें ये कहा गया है, इस प्रावधान है कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र को कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में विभक्त किया जाएगा जिन्हें वार्ड के नाम से जाना जाएगा। इन वार्डों से जो सदस्य हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। राज्य विधानमंडल विधि के माध्यम से नगर पालिका प्रशासन का विशिष्ट ज्ञान व अनुभव वाले लोगों को इसमें शामिल किया जा सकता है। इस संबंध में राजस्थान में प्रावधान भी किया गया है कि नगर निगम में कोई एक विधानसभा सदस्य, एक लोकसभा सदस्य और नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाले 3 व्यक्तियों को राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सदस्य बनाने हेतु नाम निर्दिष्ट कर सकती है, लेकिन इन्हें परिषद की बैठकों में मताधिकार प्रदान नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि ये इसके सदस्य तो होंगे, अपने विचार तो रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी विषय पर मतदान किया जाता है तो उसमें ये भाग नहीं लेंगे। और परिषद की जो सदस्यता है उसके लिए भी आरक्षण है, 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। उसमें
ये है कि प्रत्येक नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण दिया जाएगा। इसके अंतर्गत जो आरक्षित स्थान की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान इन वर्गों में महिलाओं के लिए भी आरक्षित किए गए हैं। राज्य विधानमंडल के माध्यम से निगम के क्षेत्र में अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनको भी आरक्षण दिया जा सकता है। राजस्थान के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए अक्टूबर 1999 के पश्चात अधिकतम 21% आरक्षण की व्यवस्था भी की गई है। इस वर्ग में भी आरक्षित स्थानों से 1/3 स्थान इन वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है। और निगम परिषद के लिए राज्य विधानमंडल योग्यताओं और अयोग्यताओं का निर्धारण करने के लिए अधिकृत किया गया है राज्य विधानमंडल को। यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य है तो उसे निगम की परिषद के लिए भी अयोग्य ही माना जाएगा, किंतु इसमें न्यूनतम आयु सीमा में 25 वर्ष के स्थान पर 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर भी देने की छूट प्रदान की गई है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से परिषद का गठन किया जाता है। अब दूसरा जो इसमें महत्वपूर्ण वो आता है चरण, जिसे कि मैं आपको समझाना चाहूँगी, वो दूसरा है मेयर और उपमेयर, जो महापौर है चुना जाता है। तो उसके बारे में ये कि राजस्थान में 2009 से पहले नगर निगम के निर्वाचित और मनोनीत पार्षदों द्वारा अपने में से ही मेयर का चुनाव किया जाता था, किंतु 2009 में राज्य सरकार ने राजस्थान नगरपालिका नियम 1994 में संशोधन किया और नियम 78 में प्रावधान कर दिया कि नगर निगम के मेयर का निर्वाचन उस नगरीय क्षेत्र के सभी वार्डों के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। मेयर, जिसे निगम का अध्यक्ष भी कहा जा सकता है, निगम की परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसी के निर्देश पर परिषद की सामान्य और विशेष बैठकें बुलाई जाती हैं। और हमारे देश में ये देखा जाता है कि नगर निगम का जो मेयर है वो कार्यकारी शक्तियों से वंचित किया गया है। निगम के इस अध्यक्ष को नगर का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया गया है और नगरीय प्रशासन के कार्य संचालन का दायित्व जो है वो निगम आयुक्त पर छोड़ा गया है। तो इस तरह से देखते हैं कि निगम के जो अध्यक्ष हैं उनका कार्यकाल भी सामान्यतः 1 वर्ष का कार्यकाल तथा उसके निर्वाचन की अप्रत्यक्ष व्यवस्था उसे अत्यधिक शक्तिहीन भी बना देती थी। पहले की जो व्यवस्थाएं थीं उसका निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जाता था, बल्कि जनता के निर्वाचित पार्षदों और अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। अतः प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की शक्तियां भी उसमें नहीं होती थी। उसका 1 वर्ष का कार्यकाल भी आलोचना का विषय रहा था, लेकिन जब ये संशोधन किए गए तो वर्तमान में जो इसकी व्यवस्थाएं हैं वो यह है कि जयपुर निगम जैसे कतिपय जो नगरीय निकाय हैं उसमें विरोधाभासी स्थिति की भी बनी हुई है। और प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मेयर तो किसी एक राजनीतिक दल का है, कई बार देखा जाता है कि एक दल का है, किंतु परिषद में किसी अन्य राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हो गया है। यह एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी कल्पना नियमों में संशोधन करने वाली सरकार ने शायद नहीं किया है। और अभी भी हम देख रहे हैं जैसे जयपुर में ग्रेटर और हेरिटेज 2 भागों में विभाजित किया गया। संभावनाएं ऐसी बन रही हैं कि एक में कांग्रेस की बनेगी और एक में बीजेपी की बनेगी। तो इस तरह से क्या एक ही जिले में 2 तरह के कानून वो नियम चलाए जाएंगे, 2 तरह के अलग अलग व्यवस्थाएं कार्य करेंगी? तो ये कुछ स्थितियां कुछ विकट अवश्य हैं। तो राजस्थान के जो नए नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत जो शक्तियां हैं, तो उन पहले तो मेयर उपयोग करता है, उन शक्तियों का उपयोग मेयर के द्वारा किया जाता है और उसकी अनुपस्थिति में उप महापौर के द्वारा, जो कि पार्षदों द्वारा निर्वाचित होता है, उपमेयर पार्षदों द्वारा जो निर्वाचित होता है वो महापौर की शक्तियों का उसकी अनुपस्थिति में उपयोग करता है। और इसके अलावा जैसे नगर आयुक्त भी होता है नगर नियम के अंतर्गत, तो जो कि कार्यकारी शक्तियों होती हैं इसके पास,
विधायी शक्तियाँ निगम की परिषद में निहित होती हैं तथा कार्यकारी शक्तियाँ निगमायुक्त में निहित मानी जाती हैं। तो ये नगर जो हम इसे नगर आयुक्त, निगमायुक्त किसी भी नाम से संबोधित कर सकते हैं, तो इनके द्वारा शक्तियों का वो किया जाता है। और इसमें समितियां भी होती हैं नगर निगम की, और जो कि कुछ तो सांविधिक होती हैं और गैर सांविधिक होती हैं। सांविधिक समितियां उसे कहते हैं जो कि जिनका उल्लेख संविधान के अंतर्गत किया गया है। इन सांविधिक समितियों में हम कह सकते हैं कि जैसे निगम का अध्यक्ष सब तो है ही है, वित्त समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, भवन निर्माण समिति, नियम उप विधि समिति, गंदी या कच्ची बस्ती सुधार समिति। तो ये जो समितियां हैं ये कार्यकारी समिति के अलावा हैं जो कि कार्य करती रहती हैं। और ये भी प्रावधान किया गया है कि इन समितियों में सदस्यों की संख्या निश्चित होती है, लेकिन 7 से अधिक इनकी संख्या नहीं होनी चाहिए। और जयपुर नगर निगम में अगर हम देखें तो करीब 18 समितियां कार्यरत हैं, जैसे जिसमें प्रमुख हैं सफाई, सार्वजनिक प्रकाश से संबंधित, पशु नियंत्रण संबंधित, जल मल निकास समिति, विशिष्ट योजना, सामाजिक सहायता, अतिक्रमण निरोधक, सतर्कता, सांस्कृतिक, वित्त, स्वास्थ्य, स्वच्छता, भवन निर्माण, आयोजना, ये सब समितियां हैं जो कि कार्य करती हैं। और गैर सांविधिक समितियों में का अगर हम उल्लेख करें तो ये समय की आवश्यकता के अनुसार ये इन समितियों का गठन किया जाता है और उसके आवश्यकता समाप्त होने पर उसे समाप्त भी किया जाता है। जैसे दिल्ली में जब एशियाई खेल हुआ 1982, तो एशियाई खेलों के आयोजन की समिति बन गई। अभी जैसे कोविड का है तो कोविड की अलग से समिति बन गई। तो इस तरह से समय की आवश्यकता अनुसार समितियों का निर्माण होता रहता है। तो इस तरह से इनके जो नगर निगम हैं उनका संगठन होता है। इनके कार्यों की बात करें तो कुछ तो अनिवार्य प्रकृति के कार्य होते हैं और कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं। अनिवार्य कार्यों में पीने की व्यवस्था, जल की व्यवस्था करना, विद्युत का प्रबंध करना, नालियों की व्यवस्था करना, जन सुविधाएं जैसे शौचालय आदि का निर्माण, रख रखाव, सड़क परिवहन की व्यवस्था करना, सार्वजनिक मार्गों और नालियों की व्यवस्था करना, जन मृत्यु का लेखा, मृतक क्रियाओं, इस तरह से कई प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाएं हैं। तो इस तरह से कई अनिवार्य प्रकृति के कार्य किए जाते हैं और कुछ ऐच्छिक कार्य होते हैं जिसमें हम कह सकते हैं आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं का निर्माण करना, सार्वजनिक पार्क, उद्यान, पुस्तकालय आदि का निर्माण करना, विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करना, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन करना, सड़क के किनारे छायादार वृक्ष लगाना। इस तरह से कई ऐच्छिक कार्यों के लिए नगर निगम के द्वारा समितियां गठित की जाती हैं और उनके द्वारा ही उन कार्यों को संपन्न किया जाता है। कुछ विशेष प्रकृति के भी कार्यों के लिए समितियां गठित की जाती हैं, जैसे वर्तमान में जो खतरनाक बीमारी कोविड-19 आजकल फैला हुआ है उसके लिए भी पृथक से समिति निर्मित की गई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारा नगर निगम है ये अपनी भूमिकाओं का महत्वपूर्ण रूप से निर्वहन करता है और एक सामान्य प्रशासन को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह भी करता है। इन्हीं शब्दों के साथ